एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ है। पहला सौदा में आप सबका स्वागत है और स्वागत है एक बार फिर से संदीप वागले, संदीप जैन और राकेश बंसल का। आइए फोकस करते हैं अब उन तमाम स्टॉक्स पर जहां पर आज खबरों के दम पर एक्शन दिखने वाला है। ऐसे ढेर सारे स्टॉक्स हैं और खास तौर से कल कई सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जहां बड़ा फंड एक्शन होते हुए दिखा है। वागले साहब, गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क ये एक स्टॉक देखिए, यहाँ पर कल मॉर्गन स्टैनली ने 20.5 लाख शेयरों की खरीदारी की है 280 रुपए के आसपास। इसके चार्ट्स क्या कह रहे हैं? क्या मॉर्गन की खरीदारी के बाद कोई एक्शन बन सकता है तेजी का या छोड़ दें? अनिल जी, क्लोजिंग के हिसाब से मैं इतना कंफर्टेबल नहीं हूँ बिकॉज क्लोजिंग नियर द लो हुआ है, तो शॉर्ट टर्म ट्रेड शायद आपको लोअर लेवल्स मिलेंगे। लेकिन आज अगर वीकली क्लोज 290 के ऊपर हो जाता है, करंट क्लोज इज 284, या जब भी, आज नहीं, जब भी हो जाता है तो इसमें मोमेंटम आएगा 320-330 तक की अपसाइड में देख रहा हूँ। जैन साहब, जीएम ब्रूवरीज ट्रैक करते हैं क्या आप? लगता है जैन साहब तक आवाज नहीं पहुंच रही। चलिए तो जैन साहब, आपको आवाज पहुंच रही है क्या? नहीं पहुंच पा रही। चलिए राकेश जी बताइए इसके नंबर प्लीज बोलिए, आवाज आ रही है। अच्छा, जीएम ब्रूवरीज, इसके नतीजे जो हैं करीब 18-19% मुनाफा घटा है, रेवेन्यू में 6% का इजाफा देखने को मिला है। कैसे ट्रेड किया जाए इसको, और आप ट्रैक करते हैं क्या? खबरें आ रही हैं कि अगले हफ्ते देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आ सकता है, हाईवे पर जो शहर के भीतर से जा रहे हैं उन पर एक रिलीफ मिल सकता है। पॉजिटिव खबर हो सकती है, लेकिन नतीजे तो देखिए इनके मुनाफे में तो दबाव देखने को मिला है। कैसे अप्रोच करेंगे इसे? देखिए, वैसे मैं इस सेक्टर को क्लोजली ट्रैक नहीं करता, बट जो ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसको लेकर सर्टेनली कुछ रियायत तो मिलेगी इस सेक्टर को, क्योंकि काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही है और काफ़ी ओपोजिशन भी हो रहा है और काफ़ी इसका विवाद भी बना हुआ है। तो मेरे हिसाब से इसकी पॉजिटिविटी का एक बेनिफिट मिल सकता है। बाकी ओवरऑल मैं इस सेक्टर को बहुत क्लोजली ट्रैक नहीं करता और इस पर्टिकुलर कंपनी पे भी मेरी कोई टिप्पणी नहीं है। रेडिंगटन एक और स्टॉक है जहां पर कल बड़े ट्रेड होते हुए दिखे। वागले साहब, हम सुबह भी बात कर रहे थे इस स्टॉक की और फाइनली जो नाम आए बड़े इंटरेस्टिंग दिख रहे हैं जिन्होंने खरीदारी की। रिलायंस म्यूचुअल फंड का नाम आ रहा है, वल्लभ बंसाली की फैमिली के काफ़ी लोग हैं जिन्होंने खरीदारी की है। तो रेडिंगटन में क्या कुछ ट्रेड बनता है? 125 पर कल ट्रेड हुआ था। हमने कल 133-34 इसी भाव के आसपास, हाँ 138 तक गया था मेरे ख्याल से। अब क्या किया जाए, क्या खरीदना चाहिए क्या? मेरा तो इसमें 145 to 148 तक का ट्रेडिंग व्यू है। ट्रेडिंग व्यू मतलब अगले कुछ दिनों के लिए, शायद अगले हफ्ते में वो आ सकता है। 155 का इसका कैप है, मुझे नहीं लगता ये 155 ब्रेक होगा, और अगर 155 ब्रेक करता है, ये लॉन्ग टर्म व्यू बनता है, फिर ये सीधा 220-225 वाला टारगेट के मतलब पैटर्न उतना क्लियर हो जाएगा। तो फिलहाल मैं 130, 150, 155 ये रेंज की बात करूंगा। प्रमोटर्स ने हिस्सेदारी ये बेची है और इन फंड्स ने खरीदे। बड़ा इंटरेस्टिंग है, 250 करोड़ रुपए इन्होंने रेज किए हैं और प्रमोटर्स ने 5% हिस्सेदारी बेची है। तो ऐसे में कैसे इसको रीड करना चाहिए, फंडामेंटली बताइए। क्योंकि देखिए कंपनी एप्पल, सैमसंग, एलजी, पैनासोनिक और ये सब कंपनी के ब्रांड्स यहाँ पर देती है। देखो, एक तो रेडिंगटन के प्रमोटर हिस्सेदारी बेच रहे हैं और दूसरा फोर्टिस हेल्थकेयर के प्रमोटर हिस्सेदारी बेच रहे हैं। ठीक है, दोनों में क्या फ़र्क है? फ़र्क ये है कि रेडिंगटन की जो हिस्सेदारी बिक रही है, सामने फंड खरीद रहे हैं, कुछ बड़े इन्वेस्टर खरीद रहे हैं और उन्हें पता है जो खरीद रहा है कि वो कौन बेच रहा है। जब आपको पता है कि प्रमोटर बेच रहा है, उसके बावजूद फंड खरीद रहे हैं, इसका मतलब प्रमोटर किसी रीजन से बेच रहा है और फंड को पता है किसी रीजन से इस स्टॉक में तेजी होगी। वहीं प्रमोटर आकर खाली ओपन मार्केट में, रेडिंगटन वाले अगर ओपन मार्केट में आकर ऐसे ही बेचते तो मैं कभी खरीदारी करने की राय नहीं देता। तो इस केस में उतना दिक्कत वाला मामला नहीं कि प्रमोटर ने बेचा तो कोई घबराने की जरूरत है। तो अच्छा, तो ये है अच्छा ओके, मार्केट खुल चुके हैं इस वक्त 64.75 ये है लेवल इस वक्त करेंसी मार्केट की ओपनिंग का। तो रुपए की शुरुआत 3 पैसे की मजबूती के साथ होती हुई दिख रही है। आज के सेशन में 40 अंक मजबूत दिख रहा है, सेंसेक्स 36 अंक नीचे दिख रहा है। निफ्टी प्री ओपनिंग सेशन में विप्रो 5% कमजोर दिख रहा है, एचडीएफसी बैंक 4% कमजोर है। क्यों है भाई? इतनी बढ़िया रिपोर्ट आई है, सीएलएसए की 2000 का टारगेट है। थोड़ी देर में सिचुएशन बदलेगी, ये मजबूत होने की पूरी कोशिश करेंगे। तो एचडीएफसी बैंक पर ही एक राय ली जाए राकेश जी से। राकेश जी, बढ़िया दमदार रिपोर्ट है आज सीएलएसए की, 2000 का टारगेट, खरीदेंगे आप? अनिल जी, टेक्निकल स्ट्रक्चर तो एचडीएफसी बैंक का स्ट्रांग है और जिस तरीके से रुझान है, स्टॉप लॉस भी एकदम नियर बाय स्टॉप लॉस है।
1645 नीचे में एक अच्छा बेस है। जिस तरीके से अगर प्री ओपनिंग में जो भाव मिल रहे हैं, अगर वो भाव मिलते हैं तो खरीदना चाहिए। 1645 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। अनिल जी, शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक ऊपर में 1687, 1688 के भाव दिखाने का दम रखता है। फोर्टिस की बात अनिल कर रहे थे और आप देखिए हम कह रहे हैं लगातार 200 रुपए के लेवल से जब से टीपीजी की डील कॉल ऑफ हुई है, इस शेयर को ऊपर जाना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है और अब भाव यहाँ पर आ गया 160 का। कितना और कमज़ोर हो सकता है? जितना गिरावट होनी थी हो चुकी क्या? प्रमोटर्स ने करीब करीब 11 लाख शेयर बेचे हैं। थोड़ी कन्फ्यूजन तो बना हुआ है यहाँ पर, काफ़ी लोग फंसे हुए हैं। हेमंत, आई थिंक मुझे याद है हमने डिस्कस किया था जब ये स्टॉक ने 200 ब्रेक किया था, तो बेसिक इसका पैटर्न तभी वीक हुआ था, तब तक मैं बुलिश था और वहाँ से आई थिंक ऑलरेडी 50 रुपए नीचे आया है। कल थोड़ी सी बाइंग हुई है, कल या परसों में, और ये बाउंस बैक मुझे नहीं लगता है 170 175 के ऊपर जाएगा। तो अगर आप ले रहे हो तो भी एक छोटे ट्रेड के लिए ले रहे हो, ऊपर में बेचने की ही सलाह होगी। 180 के ऊपर तो मुझे दिखता ही नहीं है स्टॉक। ऑन द डाउन साइड 150 ब्रेक होता है तो फिर 130 तक जा सकता है। मेरे ख्याल से एक कॉन्ट्रा कॉल अगर किसी का व्यू है साल भर, 1.5 साल 2 साल का बाइंग के लिए, हाँ, तो 150 रुपए के आसपास इसके नीचे थोड़ी खरीदारी बनती है, क्योंकि अल्टीमेटली वैल्यूएशंस हैं। बस रिस्क ये है कि ये कब चलेगा और 150 पे खरीदने के बाद क्या आपको नीचे नहीं देखना पड़ सकता है? देखना पड़ सकता है। लेकिन अल्टीमेटली अपोलो हॉस्पिटल और फोर्टिस हेल्थ केयर को आप वैल्यूएशन के लिहाज से फिर कंपेयर करेंगे तो अल्टीमेटली तो बिजनेस है, प्रॉपर्टी है, तो फिर लेकिन वही है कि मामला थोड़ा एक राय इस पर संदीप जी से ली जाए। संदीप जी, किस लेवल पर आप खरीदेंगे फोर्टिस अगर खरीदना चाहें तो? मैं कभी नहीं खरीदूंगा फोर्टिस, वेरी फ्रैंकली। देखिए अनिल जी, मेरी राय थोड़ी डिफरेंट है और मैं हमेशा से इस स्टॉक के फेवर में रहा ही नहीं। आप अपोलो और फोर्टिस को अगर कंपेयर भी करें, वैल्यूएशंस मुझे सर्टेनली अपोलो के बहुत ज़्यादा दिखते हैं, बट एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि अपोलो का जो प्रमोटर वो खुद डॉक्टर है और फोर्टिस का प्रमोटर डॉक्टर नहीं है और ये बिजनेसमैन है। और सर्टेनली जिस तरीके से बैलेंस शीट का मैनेजमेंट हुआ है और जिस तरीके से नेगेटिविटी पास्ट में भी आई है अभी इन्वेस्टर्स की तरफ से भी, तो मुझे नहीं लगता कि स्टॉक में बिल्कुल फंसना चाहिए। मैं 190 जिस दिन 200 क्रॉस किया था, सारे टेक्निकल एनालिस्ट काफ़ी बुलिश हो गए थे, बट मैं बिल्कुल भी बुलिश नहीं था और मैं कुछ फंडामेंटल एनालिस्ट से भी बात कर रहा था तो वो भी बुलिश हो रहे थे। बट मुझे समहाउ ये प्रोमोटर्स की कंपनियां सारी ही बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है। तो मेरे हिसाब से बस एक पॉजिटिव ट्रिगर वो है एसआरएल, जो इनका डायग्नोस्टिक व्यापार है, वो सर्टेनली वहां पे कुछ पॉजिटिविटी दिखती है। बट ओवरऑल आई फील कि थोड़ा बाउंस बैक जरूर से आ सकता है, यहाँ से थोड़ा ऊपर जा सकता है क्योंकि काफ़ी करेक्शन दे चुका है। यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज भी थोड़े अच्छे लगते हैं। बट ओवरऑल लॉन्ग रन की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि अपोलो हॉस्पिटल विल बी द विनर और कहीं ना कहीं इंद्रप्रस्थ मेडिकल है जो कि मैं काफ़ी बार से रेकमेंड करते हुए आया हूँ, वहाँ पे मुझे वैल्यूएशंस अच्छे लगते हैं, तो उस पर ध्यान दिया जा सकता है। अपोलो, इंद्रप्रस्थ यहाँ पर खरीदारी करिए और ये प्रमोटर्स तो खुद ही अपनी हिस्सेदारी बेचने के लिए निकले हुए हैं मार्केट में और कोई बड़े फंड्स हिस्सेदारी खरीदने के लिए इस भाव पर, वैल्यूएशंस पर इस समय तैयार नहीं है। तो अगर हिस्सेदारी बिकती है, किस वैल्यूएशन पर बिकती है, वो सबसे इंपॉर्टेंट होगा इस शेयर के लिए अगला ट्रिगर। कुछ और स्टॉक्स पर नज़र डालिए और मार्केट पर देखिए। कमज़ोरी इतनी नहीं होगी ये समझ में आ रहा है। एसजीएक्स निफ्टी 22-23 पॉइंट नीचे था और 10 पॉइंट नीचे निफ्टी खुलने की तैयारी कर रहा है और आज फिर से देखिए आईडीएफसी बैंक, श्रीराम ग्रुप के स्टॉक्स, ये सब फोकस में रहने वाले हैं, बस ये समझ में आ रहा है। तो एक काम करें, जब तक स्टॉक 2020 का अपडेट देख लिया जाए, क्या कहते हैं आप? बिल्कुल, चलिए तो देखते हैं स्टॉक 2020 में कौन से स्टॉक्स आज सुझाए गए थे। मेरी पूरी टीम पर नजर डालिए, बल्लेबाजों से भरी हुई है और देखिए आज एक सेक्टर जो सबसे अच्छा फोकस में रह सकता है वो फिर चाय का सेक्टर रह सकता है। जिस तरह से दार्जिलिंग में पिछले एक हफ्ते से स्ट्राइक हो रही है चाय के बागानों पर, उसके चलते अब कीमतें बढ़ रही हैं चाय की और ये रिपोर्ट्स आज आई हैं मीडिया में, तो यहाँ पर अच्छी तेजी बन सकती है। जयश्री टी, मैक्लॉयड रसल पर रखिएगा नज़र। डिपेंडेबल का दर्जा भी दरअसल बॉम्बे बर्मा को दिया है जो चाय के ट्रेडिंग के कारोबार में है। इसके अलावा एक और ग्रुप जिसमें रिस्ट्रक्चरिंग चल रही है उस पर रखिए नज़र। मफतलाल इंडस्ट्रीज और नोसिल में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। एक सेक्टर जिस पर आपकी नज़र आज से लेकर अगले हफ्ते तक होनी चाहिए वो दरअसल पावर सेक्टर है, तो आरईसी पर रखिए नजर। फ्री हिट का दर्जा इसी के चलते एमको को दिया है और पिंच हिटर दिया है एसजेवीएन को। तो पावर सेक्टर से जुड़े हुए शेयर अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं और दो दरअसल एयरलाइन से जुड़ी हुई कंपनियां भी हैं। इंटरग्लोब एविएशन कल की एनालिस्ट मीट के बाद ये शेयर पसंद आ रहा है बड़े एक्सपर्ट्स को और यहाँ पर स्पाइस जेट में भी अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। इस बार के जो पहली तिमाही के नंबर्स हैं वो अच्छे आ सकते हैं।
खरीदारी पे ही फोकस मेरी टीम में भी है और यहाँ पे आप ध्यान रखिए तमाम सारे शेयर्स में कुछ कुछ खबर है। बालाजी अमाइंस को एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिला है प्लांट के लिए, वो पॉजिटिव है। गुडरिक जो ये प्रीमियम चाय बेचते हैं उसकी कीमतें जबरदस्त तेजी बढ़ने वाली है। भारत फोर्ज ने एक इजरायली कंपनी के साथ टाई अप कर लिया है। नेस्को में फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने 1 लाख शेयर खरीदे। नवीन फ्लोरिन अपने जेवी में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचने की तैयारी कर रहे हैं। पंजाब एंड सिंध बैंक पर नजर रखिए क्योंकि बैंकिंग में तमाम सारे शेयरों में तेजी रहेगी। ये सरकार 40,000 करोड़ रुपए इन्फ्यूजन करने जा रही है। रेन इंडस्ट्रीज में खरीदिए तमाम एचएनआईज की तरफ से जून का जो डेटा दिखा रहा है उसमें खरीदारी की गई है। पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल अगले हफ्ते बड़ी पॉलिसी आ सकती है पावर सेक्टर की, जहां पे जो रुके हुए प्रोजेक्ट हैं उनको फाइनेंस किया जाएगा। और स्पाइस मोबिलिटी अपनी ग्लोबल सब्सिडरी बेच के कंसोलिडेशन कर रही है। चलिए, तो ये हैं वो स्टॉक्स जो आपको दमदार प्रदर्शन आज के दिन इंट्राडे में दिखा सकते हैं। और आप देखिए एक एक करके क्या क्या सेक्टर्स अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। तो आज शायद चाय सेक्टर का दिन हो सकता है, देखेंगे, इनको खुलने दीजिए, उसके बाद एक राय लेंगे। लेकिन सरकारी बैंक ने आउट परफॉर्मेंस दिखाई थी। राकेश जी, कोई सरकारी बैंक आपके जहन में हो, आपको लगता हो कल की मूवमेंट के बाद आज और तेजी देखने को मिल सकती है? खबरें आ रही हैं कि सरकार हो सकता है अब 40,000 करोड़ रुपए तक का एक इन्फ्यूजन करे। पहले बजट में 10,000 की बात की थी, फिर बीच में मीडिया रिपोर्ट्स सजेस्ट करती थी कि 22,000 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। अब आ रही है 40,000 करोड़ रुपए मिल सकते हैं इन सरकारी बैंकों को। तो राहत की खबर तो है। कोई बैंक जहां पर आपको लगता हो गिरावट में खरीदारी करें या मोमेंटम को चेस करें? नहीं हेमंत जी, अगर आप सरकारी बैंकों की बात करें तो अधिकतर सारे सरकारी बैंकों ने, मोस्ट पीएसयू बैंक्स ने कल के सत्र में एक पॉजिटिव क्रॉसओवर और मोमेंटम इंडिकेटर्स कल के सत्र में टुवर्ड्स क्लोजिंग दिखाया था। बट कोई नियर बाय स्टॉप लॉस नहीं है और ऐसा पैटर्न नहीं है कि इनको सजेस्ट किया जाए कि गिरावट में खरीदारी करी जाए। अगर पीएसयू बैंक्स को हेमंत जी प्ले करना है तो मेरा ऐसा मानना है कि बैंक निफ्टी पे नजर रखनी चाहिए। गिरावट पर बैंक निफ्टी को बाय करके चलना चाहिए। 23,140 पर एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए एंड ऊपर में बैंक निफ्टी 23,955 के लेवल्स ऊपर में दिखा सकता है। अगर पीएसयू बैंक्स को प्ले करना है तो मुझे लगता है सबसे बेस्ट रिस्क कवर स्ट्रेटेजी होगी कि बैंक निफ्टी फ्यूचर्स को बाय किया जाए। और इंटरेस्टिंग है, प्री ओपनिंग सेशन सेटल होता हुआ दिख रहा है, सिर्फ 4 अंक नीचे खुल रहा है। बैंक निफ्टी सिर्फ 2 अंक नीचे खुल रहा है। वागिल साहब क्या लगता है? मुझे तो लगता है जहाँ खुले वहाँ पर एक बार कम से कम थोड़ा हल्का होना चाहिए, प्रॉफिट बुक करना चाहिए, नहीं लगता? अनिल जी, आपने जो मॉर्निंग में व्यू दिया था कि आज थोड़ा सा साइड में रहे, तो वो मेरे हिसाब से वो ठीक है। फ्रेश पोजीशन बनाने के बाद किसे कम कर सकते हैं वो सोचें। ना मैं तेजी के मूड में हूँ, ना मैं मंदी के मूड में हूँ, तो वेट एंड वॉच। मूड ही नहीं है आज। चलिए देखते हैं खुलने के बाद किस तरफ बाजार बढ़ते हैं। लेकिन फिलहाल एकदम शांत शुरुआत के संकेत हैं, तो कम से कम ये क्रेडिट तो देनी होगी कि हम शुरुआत बहुत बेहतरीन कर रहे हैं ग्लोबल मार्केट्स के मुकाबले में। खासतौर से एक बार एशिया वगैरह देख लेते हैं, और जिस तरह से अमेरिका में 150 पॉइंट की डाउन में गिरावट है, उसके कंपैरिजन में तो भारतीय बाजारों की मजबूती काफ़ी बेहतरीन और होनी भी चाहिए। इस बीच थोड़ा रिकवर हो गया, 125 पॉइंट जो नीचे था, 150 पॉइंट 7:30 के शो जब हम कर रहे थे स्टॉक ट्रेडर, 150 पॉइंट नीचे था, उसका फायदा मिल रहा है। हांगकांग के मार्केट्स की रिकवरी का फायदा मिलता हो। तो कौन से स्टॉक्स हैं जो सेक्टर हैं जो आज चल सकते हैं, अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं? निफ्टी पर एक बार नजर डालते हैं क्योंकि देखिए ट्रेड्स तो सेटल हो चुके हैं, तो चिंता में तो अनिल विप्रो ही रहने वाला है। अच्छा, विप्रो के लिए आज कुछ बड़े डाउनग्रेड्स भी आए हैं, हर्षदा बता रही थी। सर, विप्रो के चार्ट जल्दी से राकेश जी देखकर बताइए, ये कैसा लग रहा है? एक 250 का टारगेट और सीएलएसए ने किया है 290 का। कल हमने बताया भी था, अब देखिए आईटी कंपनियां अपने वर्क फोर्स को कम कर रही हैं, तो दिक्कत तो है। विप्रो क्या और करेक्ट हो सकता है? राकेश जी, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे फिर? बिल्कुल हेमंत जी, करेक्ट हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट लेवल तो ऊपर में 260 का लेवल है, इसके ऊपर निकले तब जो गिरावट है वो नहीं आएगी। 260 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। और ये स्टॉक नीचे में देखें तो 253, 254 एक इमीडिएट सपोर्ट है, बट जिस तरीके से टेक्निकल पैटर्न है ये लेवल्स टूट सकते हैं। और एक बार अगर 253 के लेवल से डिसाइसिवली तोड़ता है तब नीचे में 244, 245 के स्तर देखने को मिल सकते हैं। तो ये है विप्रो पर राय आपके लिए और इस वक्त। और एक और स्टॉक भारत फोर्ज, राकेश जी इस पर भी राय दीजिए। जो कल प्रधानमंत्री ने वहाँ समझौते किए इजराइल में, उनमें एक इनकी सब्सिडरी कंपनी है कल्याणी स्ट्रेटेजिक। अब ये हैदराबाद में एरोस्पेस डिफेंस सिस्टम कुछ बनाने के लिए करार करके आए हैं वहाँ पर। भारत फोर्ज के चार्ट्स में कुछ दम है वायदा कारोबार के लिहाज से? देखिए अनिल जी, साइडवेज जोन है। अगर इस खबर के चलते, कल की क्लोजिंग 1108 की थी, अगर इस खबर के चलते स्टॉक
1112 के ऊपर डिसाइसिवली निकल के सस्टेन करता है, तब अनिल जी इंट्राडे के अंदर 1112 के ऊपर सस्टेन करता है, तब पॉसिबिलिटी है इंट्राडे के अंदर 1138 1140 के भाव देखने को मिले। और एक बार अगर 1112 के ऊपर सस्टेन करता है तब 1098 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। शुरुआत में कह रहे थे इजराइल की यात्रा होनी बड़ी जबरदस्त है। देखिए $4 बिलियन से ज्यादा के समझौते हुए हैं। अच्छा, भारत फोर्ज ने फरवरी में इस कंपनी के साथ समझौता किया था इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज का, और अब उस समझौते को और आगे बढ़ाया, कुछ और नए प्रोडक्ट्स वो दरअसल भारत में बना सकते हैं। आपका तो ऑल टाइम फेवरेट था वागले साहब, ये बताइए, मुझे याद है वैलेंटाइन डे पे आपने कहा था इसको खरीदना चाहिए और आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का कॉल था, और भाग सकता है। आपके टारगेट्स क्या हैं अल्टीमेट वाले? मेरे अल्टीमेट टारगेट्स मतलब 3 से 6 महीने के हेमंत लगभग 1350 के हैं। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अगले कुछ दिनों में जब से ये 1180 ब्रेक हुआ है, ये थोड़ा सा साइडवेज चला गया है, मेरा व्यू चेंज नहीं हुआ है। मुझे नहीं लगता ये 1050 ब्रेक करेगा, जो एक स्टॉप लॉस के तौर पे लिया जा सकता है। ऑन द अपसाइड 1180 1200 ब्रेक करने में शायद थोड़ा स्ट्रगल कर सकता है, और जैसे ही वो होगा अच्छी खासी बड़ी मूव आ सकती है। ओके, तो ये है राय आपके लिए भारत फोर्ज पर। चलिए, प्री ओपनिंग सेशन में इंटरेस्टिंग है एक्शन। 4 अंक ऊपर सेंसेक्स दिख रहा है, 4 अंक नीचे निफ्टी दिख रहा है, तो बेहद शांत शुरुआत का संकेत। लेकिन कुछ और स्टॉक्स जो एक्शन में दिख रहे हैं, बालाजी अमाइंस 6% मजबूत दिख रहा है। सोलापुर के एक प्रोजेक्ट के लिए पर्यावरण की मंजूरी मिली है, उसके दम पर। लक्ष्मी इलेक्ट्रिकल, ये स्टॉक रिकमेंड किया था तुलचान साहब ने, 4.5% ये मजबूत है। चाय के शेयरों को जगह मिली आज स्टॉक 2020 की टीम में, तो ये शेयर जयश्री, गुडरिक, हैरिसन ये मजबूत है। आईडीएफसी और आईडीएफसी बैंक 3% मजबूत खुलते हुए दिख रहे हैं, तो ये है आज के स्टार परफॉर्मर। रेडिंगटन कल की तेजी को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। फंड्स के नाम आए हैं जिन्होंने खरीदारी की है, तो ये स्टॉक्स हैं आज एक्शन में। कुल मिलाकर यहाँ पर आपको एक्शन दिखेगा। HDIL ये एक और स्टॉक है, चर्चा करना रहेगा, लेकिन इस पर नजर रखिए। यहाँ पर भी आज 1% के आसपास की कमजोरी है। वायदा कारोबार के बैन में जो स्टॉक्स हैं वो मैं आपको बता दूं। 4 स्टॉक इस वक्त वायदा कारोबार के बैन में मुझे देखिए, 5 स्टॉक है, माफ़ कीजिएगा। HDIL बैन में शामिल हो चुका है आज, और यहाँ पर कल गोल्डमैन सैक्स ने 26 लाख शेयर बेचे भी हैं, तो आज इस स्टॉक में तेजी की पोजीशन कम होने की पूरी आशंका है। बाकी 4 स्टॉक जो बैन में JP एसोसिएट, इंडिया बुल्स रियल, ये 2 ट्रेडर्स के पसंदीदा काउंटर। JSW एनर्जी वागले साहब ने बोल ही दिया बेच कर निकल जाइए, और उज्जीवन एक और स्टॉक है जो बैन में इस वक्त ट्रेड करता हुआ दिखा। तो इन तमाम शेयरों पर आज के सेशन में आपको रखनी है नज़र। SGX निफ्टी काफ़ी कमज़ोर था, 25 अंक नीचे, लेकिन हमारे बाजार उतने कमज़ोर खुलने हैं, तो बड़ा सवाल है कि यहाँ पर खुलने के बाद क्या हम होल्ड कर पाएंगे। अब पहला अहम लेवल जो होगा निफ्टी के लिए वो होगा 9640 के आसपास का, जहाँ का पर कल का लो है। तो देखते हैं क्या बाजार उस तरफ पहले बढ़ते हैं या 9700 कल के हाई की तरफ, क्योंकि खुल रहे हैं कल की ट्रेडिंग रेंज के एकदम बीचों बीच, तो वहाँ से डायरेक्शन लेना होगा किस तरफ जाए। तो थोड़ी पोजीशन हल्की होने के संकेत है। ग्लोबल मार्केट्स को देखते हुए तो शायद संभावना है कि थोड़ा सा हल्के होने की कोशिश बाजार करें, और उसमें आप मौके ढूंढिए खरीदारी करने के। चलिए, और जो स्टॉक्स दिग्गजों में दिख रहे हैं, कोई खास बड़ी तेजी या मंदी के साथ शुरुआत होने के आसार है नहीं। एक भी स्टॉक ऐसा नहीं जो 1% ऊपर या नीचे खुलने के संकेत प्री ओपनिंग सेशन में दे रहा हो चुकी है शुरुआत। भारतीय बाजारों की पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आती है। सेंसेक्स और निफ्टी पर 7 अंक नीचे खुलता हुआ, निफ्टी 11 अंक नीचे, सेंसेक्स 6 अंक ऊपर खुलता हुआ दिख रहा है। तो सेंसेक्स ने की है पॉजिटिव शुरुआत, निफ्टी में मामूली सा नुकसान, बहुत ही कम कहा जाएगा जिस तरह से ग्लोबल मार्केट से उसको देखते हुए अब थोड़ी सी गिरावट बढ़ती हुई 15 अंकों का नुकसान है। 8 अंक नीचे सेंसेक्स है, तो शांत शुरुआत कहना ठीक होगा। विप्रो 1% कमजोर है, टाटा मोटर्स 1% नीचे, तो ये 2 ही स्टॉक है जो थोड़े से कमजोर है ढंग से। कोल इंडिया, वेदांता जैसे शेयरों में आधा 1% का नुकसान। वहीं भारतीय एयरटेल 1% मजबूत है, आईशेयर मोटर्स में भी आधा % की तेजी बनती हुई दिख रही है। तो बेहद शांत शुरुआत, और कहना होगा कि इस शुरुआत को बेहतरीन माना जाए खासतौर से ग्लोबल मार्केट्स के हालात को देखते हुए। लेकिन आज के स्टार परफॉर्मर तो सिर्फ और सिर्फ वो स्टॉक हैं जिनके आगे आई है IDFC बैंक और IDFC टॉप गेनर। आज के 3% मजबूत है IDFC बैंक, IDFC 1% मजबूत, श्रीराम ट्रांसपोर्ट 2% मजबूत। ये तीनों स्टॉक है वायदा कारोबार के टॉप गेनर, और इनके ठीक पीछे ल्यूपिन 1% मजबूत, भारत फोर्ज 1% मजबूत है, पीरामल एंटरप्राइजेज वागले साहब ने रिकमेंड किया, यहाँ पर आधा % की मजबूती। मनापुरम कल की तेजी को आगे बढ़ाता हुआ 1% मजबूत है। डॉक्टर में मजबूती बनती हुई दिख रही है, इंटरग्लोब आधा % मजबूत। तो ये शेयर है मजबूती की तरफ।
GMR इंफ्रा 2.5% नुकसान के साथ, RBL बैंक 2% नीचे, रिलायंस कम्युनिकेशन में 2% का नुकसान, JSW एनर्जी, JP एसोसिएट जैसे शेयर जो बैन में है यहाँ पर 1% से ज़्यादा की कमजोरी बनती हुई दिख रही है। कमजोरी थोड़ी सी बढ़ती हुई है, जैसा कि हम कह रहे थे कल के लोज की तरफ बाजार बढ़ना चाहिए, अगर कमजोर ना खुले तो 20 अंकों का नुकसान अब दिखेगा आपको निफ्टी पर 9,650 के बेहद करीब, 45 अंकों का नुकसान आपको दिखेगा सेंसेक्स में, 1/4% कमजोर है मिड कैप इंडेक्स और बैंक निफ्टी में भी 25 अंकों का नुकसान। तो थोड़ी सी धीमी शुरुआत आज के सेशन की होती हुई दिख रही, लेकिन बाकी एक्शन कैश मार्केट के स्टॉक्स में हेमंत चाय के शेयर सब भाग रहे हैं, सुपर प्रदर्शन दिखा रहे हैं। हम कह रहे थे ये सेक्टर ऑफ द डे रहने वाला है, प्रस्तुत था देखिए यहाँ पर रेलवे सेक्टर भागेगा, तो एक एक सेक्टर देखिए बाजार में अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। जयश्री टी 7% ऊपर, गुडरिक 5% ऊपर, मैक्लॉयड रसल 4% ऊपर, ये पूरा का पूरा पैक मजबूत। आसाम में जिस तरह से दिक्कत हो रही है उसके चलते चाय की कीमतें जो हैं देखिए वो बढ़ती जा रही हैं। हैरिसन मलयालम भी देखिए भागता हुआ आज नजर आ रहा है। इसके अलावा सरकारी बैंक्स, नीरज की टीम में मुझे याद आता है पंजाब एंड सिंध बैंक था, देखिए 4% की मजबूती दिखा रहा है। SBI भी अच्छा प्रदर्शन दिखाता हुआ, तो PSU पैक पर रखिएगा नजर। IDFC बैंक भी अच्छा प्रदर्शन आज के सत्र में दिखाते हुए आपको नजर आएंगे। मन्नापुरम फाइनेंस कल की तेजी को और आगे बढ़ाता हुआ, तो हमारे वागले साहब कह रहे थे यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए, तो इस पर रखिएगा नजर। स्पाइस जेट में देखिए तेजी होती हुई नजर आ रही है। अगला हफ्ता पावर सेक्टर के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, तो REC देखिए फिर से भाग रहा है, ये भी कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे थे खरीदारी करनी चाहिए। साथ ही देखिए कमजोरी के में आगे कौन सा स्टॉक बढ़ रहा है उस पर नजर डालते हैं, तो आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा गिरावट विप्रो में देखने को मिल रही है। HDFC जैसे हैवी वेट थोड़ा सा आज प्रेशर में, और ग्लोबली लिंक सेक्टर, ग्लोबल मार्केट कमज़ोर हो तो टाटा मोटर्स देखिए प्रेशर में, और कुछ मेटल शेयरों में भी दबाव देखने को मिल रहा है। ICICI बैंक भी थोड़ा ढीला खुला है, तो बैंक निफ्टी से सहारा नहीं है साफ तौर पर, और HDFC जैसा हैवी वेट बाजार को नीचे खींचने का काम कर रहा है। बिल्कुल, जो लग रहा था कि प्राइवेट बैंक थोड़े से दबाव में रहने चाहिए वो दिख रहा है, और वो भी तब है जबकि HDFC बैंक पर इतनी दमदार रिपोर्ट है, उसको देखते हुए वैसे सारे प्राइवेट बैंक भागने चाहिए, लेकिन उसके बावजूद देखिए HDFC और ICICI बैंक निफ्टी में वजन रखने वाले ये दो प्राइवेट सेक्टर, HDFC हालांकि बैंक नहीं लेकिन बैंक निफ्टी में इनका वजन काफ़ी अच्छा है, तो ये दो हैं जो दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं आज के सिस्टम में। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ही नहीं दिखा है कि किस पे सवाल लिया जाए, तो शुरुआत IDFC बैंक से ही करें। राकेश जी, IDFC बैंक और IDFC इन दोनों में से क्या खरीदें या दोनों खरीदें? देखिए अनिल जी, दोनों का ही जो रुझान है, टेक्निकल रुझान दोनों का ही काफ़ी बढ़िया है और दोनों को खरीदा जा सकता है। अगर दोनों में से कुछ एक खरीदना हो तो अनिल जी मेरा ऐसा मानना है कि IDFC बैंक के साथ जाना चाहिए, जहां मुझे लगता है कि जो तेज़ी है वो ज़्यादा आएगी और आने वाले समय में मोमेंटम भी शायद IDFC बैंक में ज़्यादा देखने को मिले। और टेक्निकली अगर हम देखें तो अनिल जी, जिस तरीके से प्राइस वॉल्यूम एक्शन है, जिस तरीके से मार्केट में आज एक लैकलस्टर सा मूव है, और अगर मार्केट गिरता भी है, साइडवेज भी होता है, तो ये दोनों काउंटर्स एक अच्छी आउट परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं और दोनों ही अच्छे बाइंग कैंडिडेट हैं। बट दोनों में से एक कोई लेना चाहता हो तो IDFC बैंक के साथ जाना चाहूँगा। चलिए IDFC बैंक के साथ जाना चाहेंगे। इसके अलावा आप देखिए आज छोटे छोटे सेक्टर्स में अच्छी तेजी देखने को मिले। मफ्फतलाल ग्रुप जिसका हम जिक्र कर रहे थे पिछले कुछ दिनों से, देखिए नवीन फ्लोरीन में खबरें आई कि स्पेशलिटी फ्लोरो केमिकल्स कारोबार जो दहेज में है उसको ये बेच सकते हैं, तो उसको लाएंगे, देखते हैं वो किस तरह का प्रदर्शन दिखा रहा है। देखिए ये शेयर इन्वेस्टमेंट ग्रेड का शेयर है, ये भी 2.5% मजबूत है। नोसिल ये भी अच्छा प्रदर्शन दिखाता हुआ। मफ्फतलाल इंडस्ट्रीज खुद देखिए क्या ज़बरदस्त तेजी देखने को मिल रही है कमज़ोर बाजार में। लीजिए मिड कैप इंडेक्स भी लाल निशान से हरे निशान में आ गया है, तो अच्छी रिकवरी मार्केट्स में देखने को मिल रही है और मिड कैप स्टॉक्स में ही साफ तौर पर देखने को मिल रही है। REC, PTC, PFC, इवन PTC इंडिया फाइनेंशियल दरअसल नीरज की टीम में भी आज मैं देख रहा था। माना जा रहा है, बाजार मानकर चल रहा है कि अगले हफ्ते पावर सेक्टर के लिए कुछ बड़ी खबर नहीं निकल कर आ सकती हैं। इनमें से आपको बेटर क्या लगता है ट्रेडिंग के लिहाज से? कल भी हमने देखा REC थोड़ा अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा था, इवन PTC इंडिया फाइनेंशियल्स भी अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा था। आपको बेटर क्या लगता है? हेमंत, मैं REC के साथ ही जाऊंगा। फ्यूचर्स में 180 ब्रेक होगा, अभी 50 पैसे नीचे है, बात करते करते शायद ब्रेक हो जाएगा, तो मोमेंटम उसमें बिल्कुल आएगा। ₹2 का आपको रिस्क लेना है और 81, 84, 185 तक का मोमेंटम शायद इंट्राडे ही मिल सकता है। ओके, इंट्राडे में ही यहाँ पर मोमेंटम मिलने की उम्मीद आप कर सकते हैं। इस बीच खबरों के दम पर स्टॉक्स जो एक्शन में हैं, बालाजी अमाइंस 7% मजबूत होता हुआ दिखा। इस स्टॉक में अच्छी तेजी, हालांकि खबर कोई बहुत बड़ी तो नहीं है कि एक शोलापुर के प्रोजेक्ट को यहाँ पर पर्यावरण मंत्रालय से मंजूरी मिली है। एक ज़माने में पर्यावरण मंत्रालय की मंजूरी बड़ी मायने रखा करती थी, आजकल तो मिल जाती है, इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी स्टॉक में
शायद प्रोजेक्ट आगे बढ़ने की जो संभावनाएं बन रही है उसके चलते एक अच्छी तेजी बनती दिख रही है ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन अच्छी बढ़त देखी जा रही है। आज छोटे छोटे स्टॉक्स ही कमाल दिखा रहे हैं। मिड कैप इंडेक्स अब लाल निशान से हरे निशान में आ गया और कंफर्टेबली कारोबार कर रहा है। तो मिड कैप्स के ऊपर ही फोकस करिए, यहीं पर अच्छे ट्रेडिंग के गेंस देखने को मिल सकते हैं। टिन प्लेट ये स्टॉक देखिए लगातार भाग रहा है। टाटा ग्रुप के स्टॉक्स पर नजर रखिएगा, TTML, टिन प्लेट, ये सब भाग रहे हैं। टिन प्लेट पिछले 8-10 दिनों से जो मोमेंटम स्टॉक में देखने को मिला है, एक बार इसका 5-7-10 दिन का चार्ट दिखाते हैं तो आपको समझ में आएगा क्या तेजी टिन प्लेट में देखने को मिली है। क्या ये और ऊपर जा सकता है? वागले साहब बताइए। टाटा स्टील में तो जो तेजी होनी थी हो गई, उसी की सब्सिडरी कंपनी है टिन प्लेट। हेमंत, इसका वीकली पैटर्न बहुत अच्छा है। तो पहले तो ये 1-2-3 दिन के व्यू से ना ले, अगर आपके पास 2-3 हफ्ते है तो मुझे ये 150-160 वाला 40% की रैली हाँ, तो अभी शायद कंसोलिडेट हो सकता है। आपको स्टॉप लॉस थोड़ा लंबा रखना होगा जो कि 110-112 होगा, जो काफी एज ए ट्रेडर काफी दूर है। करंटली 126 का भाव है, लेकिन ऑन द अपसाइड मुझे 155-160 का टारगेट दिखता है जो अगले 3 से 4 हफ्ते में आ सकता है। तो पोजिशनल तौर पे मैं ज्यादा कंफर्टेबल रहूंगा। ओके, पोजिशनली खरीदें। जाहिर सी बात है कि ट्रेडिंग का स्टॉक है भी नहीं, इन्वेस्टमेंट ग्रेड का स्टॉक है। टाटा ग्रुप की कंपनी बेहतरीन कंपनी। हेमंत, क्या भाव से रिकमेंड किया था ये स्टॉक? 60-50 वो ABC वाली खबर, जो ABC बीरिंग वाली, उससे पहले से हम लोग टीम में तो हम लोगों की स्टॉक 2020 की टीम में लगातार रहता है ये शेयर टिन प्लेट। और हाल ही में रिकमेंड किया था अनिल, वो लॉजिक यही था कि भाई टाटा स्टील अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है और खबरें ये चल रही थी कि टिन प्लेट को पूरा अब कहा जाएगा मैनेजमेंट से कि भाई आप अपनी कंपनी स्वतंत्र रूप से चलाइए। देखिए जो टाटा ग्रुप के स्टॉक्स हैं उसमें क्या जबरदस्त तेजी देखने को मिली है जब से चेंज ऑफ मैनेजमेंट हुआ है। मिस्त्री जब से बाहर गए उसके बाद से क्या तेजी देखने को मिली है इन सारे के सारे शेयरों में। नहीं, बिल्कुल, तो जबरदस्त परफॉर्मेंस इस स्टॉक की आती हुई दिख रही है आपके सामने। IDFC बैंक अब 3% की मजबूती के साथ टॉप गेनर होता हुआ दिख रहा है। लुपिन देखिए क्या भाग रहा है, 1100 रुपए के पार निकल चुका है। लुपिन में ऐसा क्या हो रहा है, अचानक से तेजी बनती हुई दिखी। लुपिन इस पर राय दीजिए जरा राकेश जी। अनिल जी, अगर लुपिन का देखें तो क्लियरली एक निचले स्तरों पर एक शेकआउट के संकेत मिले थे, जिसने क्लियरली संकेत दिया था कि 1050 के आसपास स्टॉक का शायद एक बॉटम लगा है एटलीस्ट फॉर टाइम बीइंग। और ये जो है टेक्निकली देखें तो एक पुल बैक रैली है और ये पुल बैक रैली अनिल जी काफी एक्सटेंड हो सकती है। कंजर्वेटिव बेसिस पे देखें तो 1140 के लेवल्स लुपिन में देखने को मिल सकते हैं। चलिए, लुपिन में ये लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। और मजे की बात देखिए, खूबसूरती, हम आपसे कह रहे थे कि पावर स्टॉक्स पर नजर रखिए। टॉप 5 FNO गेनर्स क्या हैं? REC, PFC, PTC और PTC इंडिया फाइनेंशियल भी क्या जबरदस्त प्रदर्शन दिखाता है। वो इस सारे शेयरों में देखिए खुले ये बिल्कुल कल की क्लोज के आसपास और अब ये सब दौड़ लगाना शुरू कर रहे हैं। जैन साहब, आप मुझे बताइएगा आपको इनमें सबसे अच्छा क्या लगता है। तब तक मैं एक बार पूछता हूँ चाय शेयरों में वागले साहब को सबसे बढ़िया क्या लगता है। देखिए क्या तेजी देखी जा रही है सारे के सारे चाय के शेयरों में कीमतें बढ़ने की खबरों के चलते। वागले साहब क्या पसंद क्या है आपको, कौन सी चाय पीते हैं? जो बीबी पिलाती है वो पीता हूं। ये जवाब बढ़िया था। ये है वागले साहब की सेहत का राज। हाँ, और मैक्लोइड रसेल में जाऊंगा 185 के बाद एक बड़ी मूव जो कि 197, 198 शायद 200 तक जा सकती है। तो अगर आपको एंटिसिपेट करना है तो अभी 181 का करंट भाव है। आज के लो के स्टॉप लॉस के साथ ले 177, 182 हो गया अभी। और मुझे लगता है एक एंटिसिपेट करे 195 की तरफ की मूव है। 195 तक का मूव हो गया, ब्रेकआउट हो गया बिल्कुल। और क्या देखिए, एक शेयर नहीं सारे के सारे स्टॉक्स में क्या तेजी देखने को मिल रही है आज। मैक्लॉयड, आसाम कंपनी भी हमारे टीम आपको देखिए नीचे टिकर पे दिखा रही थी। बॉम्बे बर्मा, ये भी एक इन्वेस्टमेंट ग्रेड का शेयर है और ये ट्रेडिंग का कामकाज करता है। जयश्री टी, ये पूरा पैक, इवन जिसमें खबर थी दरअसल गुडरिक, वो भी देखिए जबरदस्त प्रदर्शन आज के दिन दिखाता हुआ। तो इवनिंग ड्रिंक्स के नाम वागले साहब को मालूम है, मॉर्निंग ड्रिंक्स के नाम वो ब्रांड सब पता है, ये वाली ब्रांड पता नहीं। वागले साहब देखिए सब पता चलता। हमारे हेमंत जी आपका पूरा ध्यान रखते हैं एकदम बिल्कुल। तो चलिए, चाय के शेयर है आज के स्टार परफॉर्मर। और जैन साहब से पूछा जाए कि पावर वाले शेयर। हाँ, और जितने इंटरेस्टिंग बात, अच्छा पहले आप पावर की बात करें। जैन साहब बताइए कोई स्टॉक जो आपको अच्छा लगता हो। पावर स्टॉक्स में मैंने हमेशा से एक स्टॉक रेकमेंड किया है, PTC इंडिया फाइनेंशियल्स। मुझे ये स्टॉक काफ़ी सस्ता लगता है वैल्यूएशंस के लिहाज से भी, और आने वाले सालों में भी ये अच्छा रिटर्न दे सकता है। और जिस तरीके की एसेट क्वालिटी शुरुआत में थी उससे थोड़ा सा ज़रूर से फ़र्क पड़ा है क्वालिटी में, बट ओवरऑल मुझे लगता है कि ये कंपनी बेहतरीन परफॉर्म करेगी। डाउनसाइड रिस्क बहुत ज़्यादा है नहीं, 38-39 एक अच्छा सपोर्ट रेंज, और यहाँ से मुझे लगता है कि 60-65 रुपये का टारगेट
ये अचीव कर सकता है आने वाले कुछ साल में। और दूसरा मुझे पीटीसी इंडिया पर्टिकुलरली ये कंपनी बहुत अच्छी लगती है। इसमें इनफैक्ट एक बहुत ही बेहतरीन बिजनेस मॉडल है, बहुत अच्छा पोर्टफोलियो है सारी चीज़ों का इसमें। और पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज का प्रमोटर भी है, तो वहाँ तेजी आती तो सर्टनली इस कंपनी को भी फायदा मिलता है। बाकी पावर में भी है, फाइनेंशियल्स में भी है, सारी चीज़ों में है। तो ओवरऑल आई फील पीटीसी इंडिया थोड़ा सा डिक्लाइंस पे ले, क्योंकि कहीं ना कहीं अब लग रहा है कि नेक्स्ट वीक कुछ बड़ी न्यूज़ आने वाली है, जो हेमंत जी भी कह रहे थे और आप भी कह रहे थे, तो उसकी वजह से थोड़ी तेजी आ सकती है। बट मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा डिक्लाइंस पे ले, 95-90 का जो रेंज है वो बहुत ही बेहतरीन है। बाकी जिन्होंने ले रखा हो बिल्कुल होल्ड करें। नहीं सर, आपको चार्ट्स पर भी मजबूत लगता है क्या ये और दौड़ लगा सकता है? देखिए इन्वेस्टमेंट ग्रेड का शेयर है, जैन साहब को जल्दी कोई चीज़ पसंद नहीं आती है, अब ये पसंद आई है, तो ये बताइए कितना दौड़ लगा सकता है? हेमंत, मुझे लगता है ये 45 तक जा सकता है। पीटीसी और पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल, मैं फाइनेंशियल की बात कर रहा हूँ, मुझे वैसे दोनों अच्छे लग रहे हैं और पोजिशनल तौर पे ये 45 तक जा सकता है। पोजिशनल तौर पर 45 तक बड़ी मूव है, बड़ी मूव है बिल्कुल। अच्छा, एक और स्टॉक है जुबिलेंट फूड। ये स्टॉक अब वायदा कारोबार में एक्शन में आता हुआ दिख रहा है। राकेश जी, जरा इस पर राय दें, 1090 के आसपास क्या बनता है खरीदारी करने का? स्टॉक 1-1.5% मजबूत है और ओपन इंटरेस्ट काफी तेजी से बढ़कर आया है। जुबिलेंट फूड में एक्शन बढ़िया दिख रहा है, बताइए। अनिल जी, डेफिनेटली खरीदारी करनी चाहिए। और जिस तरीके से इसका टेक्निकल स्ट्रक्चर है यहाँ पर अनिल जी, मुझे लगता है 1110 1115 के भाव देखने को मिल सकते हैं और नीचे में 1055 के अराउंड का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। स्टॉक में एक नया ब्रेकआउट देखने को मिला है 1078 के ऊपर। अच्छा, ये बताइए, आप तो दिल्ली में हैं, दिल्ली में मैकडॉनल्ड्स जो है उसके काफ़ी सारे जो आउटलेट्स थे वो बंद करने का आदेश दिया गया है, बंद कर दिए गए हैं, तो उसका फायदा भी मजे में लोग कह रहे हैं कि क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स हैं, तो लोग कह रहे हैं कि ये मिल। अच्छा, 3-4 दिन से इसी खबर के चलते आप देखिए, ये 4 दिन पहले खबर आई और इसका 4-5 दिन का चार्ट देख लीजिए जुबिलेंट फूडवर्क्स का, बिल्कुल आपको ऐसे दिखेगा 4-5 दिन से हर रोज चल रहा है। आप एकदम 100% सही कह रहे हैं, क्योंकि अभी आप बच्चों को पूछिए तो उनके पास चॉइस 2 ही होती है। सही बात है, या तो मतलब मैकडोनल्ड्स जाना है या फिर डोमिनोज जाना है। सही बात है। तो अगर जहाँ नॉर्थ में मैकडोनल्ड्स बंद हो गए, तो जाहिर सी बात ही जाएंगे कहाँ, डोमिनोज। तो ध्यान रखिए, ये मैकडोनल्ड ये लिस्टेड वाली कंपनी नहीं है, वेस्ट लाइफ का जो कामकाज है वो अलग है, वेस्ट में है। और ये जो मैकडोनल्ड्स बंद हुए हैं वो दूसरी अनलिस्टेड कंपनी है जिसने दिल्ली में अपने कामकाज बंद किया है, जहां से राकेश जी हैं। तो राकेश जी को ही पसंद आ रहा है सर? राकेश जी को ये स्टॉक पसंद आ रहा है, लेकिन एक स्टॉक जो पसंद आ रहा है वागले साहब को। वागले साहब, कौन सा स्टॉक आया आपके रेडार पे? अनिल जी, आपका वाला सीएट बिल्कुल, 5 आज हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट गेनर है, ये बात सही है। कल से चल रहा है। इनफैक्ट कल मेरे आफ्टरनून में रेडार पे आया था, लेकिन क्लोज इसका अच्छा नहीं हुआ और अभी तो मार्केट खराब हो गया। हाँ, अभी ये जैसे ही निकल रहा है, ये लेवल पे बाय कर सकते हैं। 10 रुपए का स्टॉप लॉस, 1940 1950 तक का 1 से 2 दिन का व्यू है। 1940-50 अभी 1897 है। अच्छा, हाँ, 3% ही तो हुआ है। वो एक्चुअली 50 रुपए दिखता है तो ऐसा लगता है 50 रुपए, मतलब एफएनओ में 50 रुपए बहुत होते हैं। अरे ये तो इंटरेस्टिंग है। अच्छा, कैश में इतना फ्यूचर में इतना डिस्काउंट? मैंने फ्यूचर्स के लेवल दिए, जुलाई फ्यूचर के। अच्छा, आपकी जुलाई फ्यूचर एक बार फिर से हाँ, क्योंकि डिस्काउंट बहुत है, एक बार फिर से लेवल बता दें आप। अभी 1899 है, आप 10 से 12 रुपए का स्टॉप लॉस लीजिए। 1930 से 1935 तक का इंट्राडे से कल तक मॉर्निंग तक का टारगेट है। ओके, चलिए, ये है एक और स्टॉक जहां पर आप रखिए नजर। और इस बीच एक और स्टॉक जो एक्शन में आ रहा है वो है डीएलएफ। डीएलएफ में भी देखिए पोजीशन बनना शुरू हुई है। बाकी 2 तो फिट हो गए बैन में, आईबुल, रियल और एचडीएल। बचा यही है स्टॉक। और वागले साहब के चार्ट पर भी शायद सिग्नल आए। जी अनिल जी, इनफैक्ट ये स्टॉक मुझे कल भी मैंने रिकमेंड किया था। अभी ये लेवल पे बाय किया जा सकता है 200 के स्टॉप लॉस से, 201 के स्टॉप लॉस से। अभी 203 रुपए 30 पैसे है। मैं 210 211 तक के टारगेट्स की बात करूंगा और ये जुलाई फ्यूचर्स के लेवल से आज और कल तक का व्यू है। सुपर। ल्यूपिन भी देखिए पिछले 2-3 दिन से क्या दौड़ लगा रहा है, 3% की तेजी। राकेश जी, ल्यूपिन आपको कैसा लगता है? जिन्होंने पिछले 2 दिन में खरीदा है उनका स्टॉप लॉस थोड़ा ट्रेल कराइए और क्या फ्रेश व्यू बनता है इस लेवल पर, ये भी बताइए। हेमंत जी, परफेक्ट एक पुल बैक ट्रेड है और स्टॉक ने जब 1060 के ऊपर निकला था तो ये पुल बैक कंफर्म हुआ था और डेफिनेटली यहां से मेरे को 1140 1150 के लेवल्स मुझे लगता है देखने को मिल सकते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पर जो स्टॉप लॉस है वो 1100 के नीचे का लगा के चलना चाहिए। और इनफैक्ट
1107 का स्टॉप लॉस लगा के भी ट्रेड किया जा सकता है, बट बेटर होगा कि 1100 का स्टॉप लॉस लगाया जाए। और यहां पर ये स्टॉक 1130 1140 तक के लेवल्स दिखाने का दम रखता है इंट्राडे के अंदर। ओके, तो ल्यूपिन जो हम आइडेंटिफाई करें, और वागले साहब का देखिए C8 भी तेज दौड़ लगा रहा है। ये इस टायर पर के नीचे ब्रेक है नहीं, ऐसा लगता है मुझे, बड़ी तेजी होती दिख रही है। और ओपन इंटरेस्ट सबसे बड़ी बात है कि जो 6.5% बढ़ रहा है। एक और स्टॉक हेमंत जो कमजोर होता दिखा, RBL बैंक, यहाँ पर भी देखिए 1.25% का नुकसान है, 1.25% ये स्टॉक भी ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ दिखा है। इस स्टॉक पर भी एक्चुअली हम कई बार इसको स्ट्रांगली रिकमेंड कर चुके हैं, लेकिन आज मैं रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, थोड़ी NPA वाली, हाँ, परेशान करने वाली है। तो जो सावधानी के संकेत हम आपको देते थे कि भाई JPSC से कहाँ खरीदना है, कहाँ बेचना है, या शिवा सीमेंट कहाँ, हालांकि RBL बैंक को हम उस कैटेगरी में नहीं रखेंगे, लेकिन उसके बावजूद जिन लोगों के पास RBL बैंक है उन्हें थोड़ा सावधान होना चाहिए। क्योंकि आज जो मैं रिपोर्ट्स पढ़ रहा था उसमें ये है कि जो सेम यस बैंक वाली समस्या इनके लिए कि जो NPA इन्होंने बताए तिमाही रिजल्ट्स में, और जो RBI की गाइडलाइन के हिसाब से जो आते हैं एनुअल रिपोर्ट में, सही बात है, काफ़ी अंतर है। यानी कि इन्होंने NPA कम बताए हैं। तो जो FIs की भारी भरकम होल्डिंग है, और मेरे ख्याल से प्राइवेट सेक्टर में सबसे महंगा बैंक है ये, बिल्कुल। तो ये थोड़ी के बाद से भागा भी है। भागा भी। और एक और बड़ी दिक्कत एक और है हेमंत इसके लिए, और वो ये है कि इसी महीने इनका 1 साल का लॉक इन पूरा हो जाएगा। हाँ, तो इन लोगों के पास IPO के पहले वो बेचेंगे। तो हम खाली ये सलाह दे रहे हैं कि अगर आपने हमारी रिकमेंडेशन, क्योंकि अपने फेसबुक पे लाइव पे कई बार हमने रिकमेंड किया कि ये खरीदें, तो आप प्रॉफिट बुक करके बैठ जाएं शांति से। और फिर नीचे आए तो फिर एंटर करें, तब हम बताएंगे। तो एक बार यही राय संदीप जैन साहब से ले ली जाए। जैन साहब, जो ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इन्होंने 208 करोड़ के ही बताए थे ग्रॉस NPA, जबकि RBI के हिसाब से 547 करोड़ के होते हैं। वैल्यूएशन महंगे, एसेट क्वालिटी पर अगर यस बैंक की तरह सवाल इस पर भी लगता है, तो फिर क्या ये वो स्टॉक है जिसमें थोड़ा अभी हल्का हो जाना चाहिए? अगर किसी के पास है तो क्या करें? अब तो FNO में भी आ गया, अगर कोई ट्रेड करना चाहे तो क्या शॉर्ट करना चाहिए? बिल्कुल, देखिए शॉर्ट भी किया जा सकता है। अनिल जी, बहुत सही एनालिसिस है आपकी। जिस तरीके से शुरुआत में सारे ही एनालिस्ट इंक्लूडिंग अस ओनली की रेकमेंड किया था RBL बैंक, क्योंकि टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड है और काफ़ी नई सोच का मैनेजमेंट है और बेहतरीन एग्रेसिव मैनेजमेंट भी है, ये सारी चीज़ें। बट वैल्यूएशंस बहुत महंगे हो गए हैं और यहाँ पे कॉशियस होना ज़रूरी है। और क्योंकि अब सस्ती बैंक्स भी है, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में ही जाना है, तो अब ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, ये थोड़ी बहुत एसेट क्वालिटी के साथ ज़रूर जूझ रहे हैं, बट ओवरऑल इनमें कोई कमी नहीं है। तो मेरे हिसाब से वहाँ पे ध्यान देना चाहिए। यस बैंक वाला इशू जो आप कह रहे हैं, वो वाकई में अगर ये सामने आता है और RBL बैंक की जो ये बात अगर उसका पुष्टिकरण हो जाता, तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी नेगेटिव हो सकता है। और जो लॉक इन वाली जो बात कहे हैं वो बहुत सही बात है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लॉक इन के बाद सर्टेनली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, सर्टेनली प्रॉफिट बुकिंग करेंगे लोग बाग, और जिनका लॉक इन है वो भी होगा। और IPO का भी 1 साल होता है, तो उसके बाद भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के हिसाब से प्रॉफिट बुकिंग आती है। तो मेरे हिसाब से यहाँ से निकल जाने में ही समझदारी रहेगी। और अगर शॉर्ट भी किया जा सकता है तो FNO एक्सपर्ट्स बैठे हुए, उनसे स्टॉप लॉसेस के साथ, बिल्कुल स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस के साथ शॉर्ट करे तो बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। चलिए, तो ये राय RBL पर, सावधान हो जाइए, ये चिंता वाली खबरें हैं। और सबसे पहले आपको हमने नोट कर लीजिएगा, हाईलाइट करिए ये चिंता। इसके अलावा राकेश जी, ये तो सारे के सारे फार्मा शेयर भागने लगे। ल्यूपिन भागा, डॉक्टर रेड्डी देखिए, औरोबिंदो फार्मा, सिप्ला, सन। ल्यूपिन तो आपने बताया कि तेजी हो सकती है और हो भी रही है। देखिए अब 4% मजबूत हो गया ल्यूपिन। और बाकी कोई और फार्मा शेयर में भी मोमेंटम होता दिख रहा है क्या आपको, जिसको आप ट्रेड करना चाहेंगे? देखिए हेमंत जी, एक स्टॉक अरविंदो फार्मा काफ़ी अच्छा लगता है स्टॉक, और काफ़ी समय से स्टॉक धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। और जिस तरीके से अरविंदो फार्मा का टेक्निकल रुझान है, मुझे लगता है 710 712 के भाव देखने को मिल सकते हैं। टेक्निकली अगर आप देखिए, जितने काउंटर्स FNO के अंदर हैं, अरविंदो फार्मा का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल तेजी का स्ट्रक्चर है। लुपिन में एक पुल बैक मोड में है, यहाँ पर एक नज़र रखनी चाहिए। और दूसरा सिप्ला पे नज़र रखनी चाहिए, जहाँ पर मुझे लगता है कि थोड़ा सा सिप्ला अगर और बढ़ता है, यहाँ से अगर 550 के लेवल्स को क्रॉस करता है, तो शॉर्ट कवरिंग रैली जो है सिप्ला को 557 558 तक ले जाने का दमखम रखती है। आपके सेक्टर स्पोर्टिंग का
नमूना आसाम कंपनी हाँ सब भागे 13% ऊपर हो गया है दिन के हाई पॉइंट पर। ये तो भागे जा रहा है। एक्चुअली 10 रुपए से नीचे वाला शेयर से 13% दिख रहा है, लेकिन बाकी बहुत बढ़िया क्वालिटी वाले स्टॉक्स हैं जो क्या दमदार दिखा रहे हैं। आज सेक्टर ऑफ द डे तो यही है। हाँ बिल्कुल, तो ये मतलब जो जितना छोटा है वो उतना ज्यादा भाग रहा है वैसा है। परसेंटेज में मैं एक्चुअली पहले परसेंटेज नहीं जाना है, मैंने कहा ये 13% वाला तो आसाम कंपनी ये। लेकिन यहाँ सावधानी कर देते हैं क्या लोगों को? आसाम कंपनी 10 रुपए से नीचे वाली, मतलब सारे छोटे प्राइस के स्टॉक में थोड़ा सावधान तो रहना चाहिए, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो खरीदने तो क्वालिटी शेयर ही खरीदने, वो ज्यादा बढ़िया है। जैन साहब से पूछते हैं, देखिए उन्होंने जैन साहब तो आसाम से सब चीजें तो देखिए आसाम से बड़ा ताल्लुक रखते हैं। जैन साहब की पढ़ाई लिखाई आसाम से। क्या बात है। अच्छा जैन साहब बताइए, फिर तो आप तो जानते ही हैं, फिर अब ये चाय बागानों में स्ट्राइक जो एक हफ्ते से चल रही है, जिसके चलते कीमतें बढ़ रही हैं, आपने भी फोन वोन किया होगा, वहां पर पूछा होगा, कोई शेयर आपको अच्छा लगता है? अनिल जी, अच्छा लगता है कि आपको याद रहता है, और इतनी मतलब आसाम से सर्टेनली ताल्लुकात तो है ही है, वहां मैं बड़ा हुआ और पढ़ा हुआ भी हूँ, तो अब आसाम और चाय पत्ती से भी काफी ताल्लुकात रखते हैं, क्लोजली ट्रैक करता हूँ इस सेक्टर को। नहीं, जिन लोगों को हम चैनल पे बुलाते हैं, दोस्त मानते हैं, जिनका एनालिसिस हम बड़ा इज्जत से सुनते हैं, उनके बारे में इतना ख्याल तो रखना चाहिए ना। थैंक यू सर, थैंक यू। और चाय पत्ती की अगर बात करें तो मैंने जयश्री टी काफी बार रेकमेंड किया हुआ है, 85, 86 के लेवल्स थे। बट एक चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि ये दार्जिलिंग में जो प्रॉब्लम आई है उसकी वजह से आसाम वाली जो कंपनियां हैं उनको फायदा मिलेगा, क्योंकि टी गार्डन्स आसाम वाले जो है, जैसे कि जयश्री टी के टी गार्डन्स है, फिर आपने मैक्लॉयड रसल भी वागले जी ने भी रेकमेंड किया था, वो एक स्टॉक है, इन पे ध्यान दिया जा सकता है। आसाम कंपनी छोटा स्टॉक है और फंडामेंटल्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है, तो मैं परसेंटेज गेन्स ज़रूर ज़्यादा होंगे, बट मैं निवेशकों को यही राय दूंगा कि उन स्टॉक से थोड़ा दूर रहें। और ओवरऑल टी स्टॉक्स में एक चीज़ का और ध्यान रखें कि ये सिक्लिकल स्टॉक्स है, और ये पर्टिकुलरली एक न्यूज़ ड्रिवन एक ये तेजी आई है, तो थोड़ा ध्यान रखें और अपने लेवल्स पे प्रॉफिट बुकिंग भी करें। जहाँ पे भी टारगेट्स आते हैं तो वहाँ पे अचीव हो तो सर्टेनली प्रॉफिट बुकिंग करें, क्योंकि वापस से नीचे आता है और वहाँ पे एंट्री लेने का मौका मिलेगा। तो इस टाइप की ट्रेडिंग पैटर्न रखें। और एक मुझे ऐसा लगता है कि टाटा कॉफ़ी, ये मैंने कुछ दिन पहले भी ये रेकमेंड किया था ये स्टॉक, और वहाँ पे इनफैक्ट एक सुस्त स्टॉक है वैसे, और सुस्त स्टॉक संभाव मुझे अच्छा लगता है कि क्योंकि डाउनसाइड रिस्क बहुत ज़्यादा होती नहीं है और बहुत दिनों बाद वहाँ पे मूवमेंट आया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो स्टॉक फंडामेंटली भी बहुत अच्छा लगता है और टेक्निकली भी अभी बेहतरीन लग रहा है। ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही जो आखिरी में कही कि भाई ये सीजनल प्ले हैं और ये हफ्ते भर तक एटमैक्स चलते हैं, तो आज शुरुआत हुई है तो 5-7 दिन की तेजी हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं। तो स्टॉप लॉसेस को जरूर फॉलो करिएगा जो वागले साहब दे रहे हैं आपको। आपको मैक्लॉयड सबसे अच्छा लगता था सर, जयश्री टी पर भी अपनी राय दीजिए, क्योंकि देखिए फोकस फ्लेवर में तो ये एक और स्टॉक भी बता देता हूँ, एंड्रू यूल, ये एक सरकारी कंपनी है आपका, आपने काफी इसके बारे में बात भी बहुत बढ़िया कंपनी है और अच्छी कंपनी है, अच्छी कंपनी, सरकार की कंपनी है, और ये भी बड़ा चाय का काम करती है। इस पर भी हम आगे बात करेंगे, लेकिन पहले जयश्री टी की बात हुई है तो सर इसके ऊपर राय दीजिए। दोनों में मैं इसके जयश्री टी के साथ इसके लिए नहीं गया क्योंकि ये ऑलरेडी गैप से खुला है जी, लेकिन दोनों नॉर्मली साथ में ही चलते हैं। जयश्री टी के भी मेरे अपसाइड में टारगेट्स है जो कि 115-117 तक जा सकता है, 107, मतलब यहाँ से भी 8-10% की मूव तो मुझे दिखती है। 8-10% यहाँ से भी? हाँ, पोजिशनल तौर पे 8-10% 3-4 दिन में कोई बड़ी बात नहीं है। एंड्रू यूल भी देखिए एक बार लाते हैं, अब ये देखिए 6% की दौड़ लगाने लगा, सारे चाय के शेयरों में क्या तेजी देखने को मिली। अच्छा, हफ्ते के आखिरी कारोबार में हम कहते हैं लिकर शेयर चलते हैं, आज तो देखिए उल्टा है, चाय शेयर चल रहे हैं। इस माहौल में मतलब हमारे जैसे जो लोग हैं, मैं हूँ, जैन साहब हैं, तो हम लोग तो दिन की अगर 2 चाय पीते तो इस तरह के बढ़िया मानसून वाले माहौल में 4 चाय पीएंगे, 2 बार पकौड़े खाएंगे और क्या करेंगे, तो जाहिर सी बात है चाय कॉफी का कंजम्पशन भी बढ़ने वाला ही है। पकौड़े का कोई मैं पूछने वाला तो कोई स्टॉक है जो पकौड़े आपने आइडिया दे दिया। आप हेमंत सोमवार को कोई ऐसा स्टॉक ढूंढ लिया है जिससे पकौड़े से कनेक्शन जिसका किया जा सके। तो ये एक आईटीसी आटा बनाने का काम काज करता है, बेसन भी बनाते हैं, चीजें तो हमारे सामने है। अब आईटीसी लेकिन किस लेवल पर खरीदना चाहिए ये हम बताएंगे। एक सेक्टर ऑफ द डे जो है वो है फार्मा। निफ्टी के टॉप 5 स्टॉक देखिए, फार्मा, लुपिन, डॉक्टर, सिप्ला, सन ओरो, मतलब 5 के 5 स्टॉक जो टॉप गेनर है। फार्मा अचानक से किसको सेहत का ख्याल आया ये देखना होगा, लेकिन जो आप अभी थोड़ी देर पहले बात भी कर रहे थे कि और कौन से फार्मा स्टॉक जो एक्शन में आ सकते हैं, एक स्टॉक मेरी स्क्रीन पर दिख रहा है एक्शन में आने की तैयारी में, अगर दिग्गजों से हटकर फिर मिड कैप की तरफ शिफ्ट होना है, अजंता फार्मा। राकेश जी जरा अजंता फार्मा पर नजर डालिए।
क्या तेजी करने के लिए तैयार है? स्टॉक 5% मजबूत है। ओपन इंटरेस्ट यहाँ फार्मा शेयरों में सबसे ज्यादा अगर आज किसी में जुड़ा है तो वो अजंता में है। 4% का ओपन इंटरेस्ट का इजाफा हुआ है। बताइए क्या राय है आपकी? अनिल जी, इसके अंदर भी सेम चीज है जो लुपिन के अंदर देखने को मिली थी। 1530 के अराउंड के मौजूदा स्तर हैं, बट मैं इसमें बाइंग जो है 1544 के ऊपर रिकमेंड करूंगा। एक बार 1544 के लेवल्स के ऊपर निकलता है अनिल जी, तो डेफिनेटली इसके अंदर भी एक शेकआउट होगा जो नीचे की तरफ गिरा था, और तब इसका भी जो पुलबैक है काफी शार्प होगा। 1544 1545 के ऊपर निकलता है तब इसको बाय करना चाहिए। तब 1588 1589 के लेवल्स 1 से 2 दिन में देखने को मिल सकते हैं, तो इस पर रखिएगा नजर। और पिडीलाइट ये स्टॉक आपके रडार पर आया? वागले साहब बताइए, मंदी करेंगे अभी भी? हाँ, ये मंथ एम लेवल्स तो ब्रेक हुए हैं जो कि 824 825 है, और ये स्टॉक जब मूव होता है तो बड़ी मूव आ सकती है। मुझे लगता है ये कम से कम 805 810 की तरफ की मूव हो सकती है। तो आप 5 से 6 रुपए का अपसाइड रिस्क लेके डाउन द डाउन साइड 15-20 रुपीज़ के डाउन साइड, करंटली आई थिंक अभी 817 है बात करते करते, लेकिन मुझे लगता है यहाँ से भी एक 2% की इंट्राडे मूव आ सकती है। इंट्राडे मूव 2% की पीरियड में और नीचे आ सकती है। स्टॉक कमजोर दिख रहा है। एक्चुअली इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज एफएनओ स्पेस में अगर शॉर्ट साइड पर सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट किसी में बना है तो वो पूरा का पूरा पीडीलाइट में बना है, ये साफ तौर पर दिख रहा है। तो पीडीलाइट गिरना होगा अगर बाजार को तो पीडीलाइट गिरेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये एकदम साफ संकेत है। वागले साहब आपसे हम लेंगे विदा। राकेश जी हमारे साथ हैं, और राकेश जी से बात करें उससे पहले एक और स्टॉक कावेरी सीड, ये जरा लाइए रडार पर। कावेरी सीड ये कहाँ पर? एनएससी, हाँ एनएससी पर मैं कावेरी सीड देखना चाहता हूँ, और 2 बड़े ट्रेड दिख रहे हैं मेरी स्क्रीन पर। 633 रुपये 15 पैसे पर एक ट्रेड हुआ है, और 637 रुपये 60 पैसे पर दूसरा ट्रेड हुआ है। 0.12 और 0.21 ये 2 हिस्सेदारी बदली, यानी करीबन 2.5 लाख शेयरों के ट्रेड हुए हैं मेरी स्क्रीन पर, और 1/3% हिस्सेदारी बदलती हुई दिखी है कावेरी सीड में। यानी कि अच्छा, ब्लॉक डील नीचे के दाम पर हुई, इस वजह से स्टॉक ये थोड़ा सा नीचे आया है। तो कावेरी सीड के स्टॉक में ओके बड़ा ट्रेड हुआ है, 4% की ओपन इंटरेस्ट बढ़ती हुई दिख रही है। राकेश जी इस स्टॉक पर राय दें, क्या ब्लॉक डील के बाद ये स्टॉक ऊपर जा सकता है? देखिए अनिल जी, एज ऑफ नाउ तो थोड़ा सा नेगेटिव क्रॉसओवर देखने को मिला है, और 655 के ऊपर स्टॉक निकलता है तब अनिल जी कॉन्फिडेंस के साथ तब इसके अंदर बाइंग करनी चाहिए। अगर 655 के स्तरों के ऊपर निकलता है तब 672 673 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, एल्स एज ऑफ नाउ अवॉइड करना चाहिए। चलिए, तो ये रहा कावेरी सीड पर दबाव देखने को मिल रहा है। पिडीलाइट, कावेरी सीड, इन सब के ऊपर रखिएगा नजर। राकेश जी शुक्रिया आपका। जैन साहब आपका भी धन्यवाद। वागले साहब से हम इजाजत ले ही चुके हैं, और अब जोड़ते हैं देश के एक जाने माने एक्सपर्ट को। जी हाँ, सुनील सुब्रमण्यन साहब, सीईओ सुंदरम म्यूचुअल फंड के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है सर सीएनबीसी आवाज पर आपका। 9700 का लेवल हमने कल फिर हासिल किया, थोड़ी बहुत ग्लोबल चिंताओं के कारण नीचे आए। ये बताइए, गिरावट में म्यूचुअल फंड्स खूब निवेश कर रहे हैं, भर भर के पैसा आ रहा है उनके पास? बिल्कुल। तो कॉन्फिडेंस लग रहा है कि इस सीरीज में हम लगातार नए हाईज बनाते रहेंगे, ऐसा लग रहा है? बिल्कुल, ये फेस्टिवल सीजन में तो अब देखिए मार्केट डेफिनेटली न्यू हाईज पे अगले महीने होना में तो फेस्टिवल सीजन की शुरुआत हो रही है। चलिए, फेस्टिव सीजन रहेगा मजबूत, तो नए हाईज भी बनेंगे। लेकिन अब इस वक्त जो आज से G20 देशों की जो मीटिंग शुरू हो रही है, सबको डर ये लग रहा है कि हिंदुस्तान चाइना बॉर्डर पर कुछ तनाव ना बढ़ जाए। उधर कोरिया को ट्रम्प साहब अच्छे से धमकाने के मूड में आ रहे हैं। इन सब से डरना चाहिए? नहीं, इन सब यही है मार्केट को जो जिंदगी देती है। देखो, मार्केट हर रोज ऊपर नहीं जा सकती है। और मार्केट में क्या है कि जब पैसा आता है तो सब लोग क्या करते हैं कि यही सोचते हैं कि मार्केट रोज जीडीपी की ग्रोथ अच्छी है, आउटलुक अच्छी है, तो बढ़ना चाहिए। मगर क्या होता है कि डरावट आ जाती है कि हर रोज अगर मार्केट बढ़ता है तो बोलते हैं अरे ये तो बहुत बढ़ गया अभी। कि कोई गॉड नहीं है, खुदा नहीं है कि डिसाइड करता है कि ये बैलेंस है, इतना अभी सही है। नहीं, मार्केट पानी की तरह है, वाटर फाइंड्स इज ओन लेवल। वैसे ही अभी लिक्विडिटी की फ्लो जो है उसका लेवल अपने आप, जब ये करेक्शंस आती है ना, वही देती है एक स्ट्रेंथ एक बुल मार्केट को। क्योंकि ऐसे एक ब्रीथ टाइम में सभी जाके खरीदते हैं तो सबको लगता है अरे यार पिछले हफ्ते ये 20 रुपया गिर गया था, मैंने खरीद लिया तो मेरे को मजबूत है। तो ऐसी एक जो कहते हैं स्टीम, लेटिंग ऑफ स्टीम मार्केट के लिए, बुल मार्केट के लिए बहुत जरूरी होती है। और ऐसे जो पॉलिटिकल कंसर्न जो आते हैं ना, अल्टीमेटली आप देखिए कि इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ में इन सब का कुछ बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये जो मार्केट
वो कह रहे हैं कि जिंदगी की तरह है ऊपर नीचे, तो वो एक्चुअली वैसे ही है कि आप सेंसेक्स और निफ्टी का चार्ट बनाएंगे तो ऐसे 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 वन साइड नहीं होगा। और सेम अगर किसी की ईसीजी होती है तो जो चार्ट होता है वो ये वाला, जिस दिन चार्ट ये हो गया वो सैटरडे संडे होता है, सेंसेक्स निफ्टी का चार्ट एकदम फ्लैट यानी कि बंद। करेक्ट। और भगवान ने करे किसी का चार्ट ऐसा हो ईसीजी का, हार्ट बीट का, तो वो भी बंद। तो इसलिए नहीं, देखिए आप 2003 से 8 जब सेंसेक्स 3000 से 21000 तक पहुंची थी ना, हमने एक स्टडी किया वहां पर, करीबन 9 ऐसे करेक्शंस थे, और करेक्शंस ऐसी थे कि करीबन 25 दिन से लेकर 50 दिन तक और 10% से लेकर 35% तक गिरावट आई थी। ओके। ऐसे एक स्ट्रॉन्गेस्ट बुल फेज, जब भी इंडियन इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमी सब एकदम स्थिति में थी, फिर भी इन 5 सालों में आपको 9 डीप एंड वाइड करेक्शन मिले। और ये समझिए कि जिस इन्वेस्टर ने जब करेक्शन में पैसा लगाया, उसका तो ये 3000 से 21000 7 गुना, उसको छोड़िए 15-20 गुना भी उसका रिटर्न बढ़ सकता था। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि ओवरऑल अंडरलाइंग जो फैब्रिक स्ट्रांग होती है, तो जब ये ऐसे एक छोटे छोटे टायर्स होते हैं ना, तो उसको सिलाने में ही हमारी प्रॉफिट। बिल्कुल, आपने बहुत बढ़िया बात बताई। तो सर, सबसे ज्यादा जो किसी चीज का टायर पंचर हुआ है वो फार्मा सेक्टर का हुआ है, ये बताइए। गिर चुके हैं, खरीदारी करनी स्टार्ट करनी चाहिए? क्योंकि आज देखिए करेक्शन में कोई अगर खरीद रहा है जियोपॉलिटिकल टेंशन के चलते, तो फार्मा स्टॉक्स को ही खरीद रहा है। क्या ये सेफ है? यहाँ से और घटने की संभावना अब कम लगती है क्या आपको? देखिए, और घटने की संभावना है, कम या ज़्यादा आने वाले दिन में बताएंगे, मगर डेफिनेटली ये ओवर रिएक्शन हो रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं कि हमारी जो क्लोज एंडेड फंड्स हैं, जो 4 साल बीच में, उसमें हम फार्मा खरीद रहे हैं, मगर ओपन एंडेड फंड में थोड़ा अंडरवेट है, क्योंकि और भी गिरावट आने की एक गुंजाइश है। तो अगर आती है तो एनएवी थी हमारी, तो डेली रिपोर्ट कट होती है, तो उसको मैनेज करना भी, पब्लिक एक्सपेक्टेशन को मैनेज करना भी जरूरी है। मगर क्लोज एंडेड फंड में हमें वो एक वायदा मिलती है कि 3 साल के लिए कोई उसके बारे में कुछ नहीं, ऐसे में हम फार्मा को खरीद रहे हैं। तो ये क्या है कि एक 3 से 4 साल की टाइम फ्रेम में आउटलुक बहुत बढ़िया दिख रहा है, मगर बीच बीच में अभी क्योंकि कंट्रोल में नहीं है चीज, जो है एफडीए का रेगुलेशन, ड्रग प्राइस कंट्रोल का रेगुलेशन, ओबामा केयर का रेगुलेशन, ये सब रेगुलेटरी मैटर्स है। तो उसको जज करना एक कंपनी के बारे में कि इसका एफडीए का ये प्लांट अप्रूव होगा, इसका एक नया मॉलिक्यूल अप्रूव होगा, नहीं होगा, ब्लॉकबस्टर होगा, ये एक बहुत रिस्कीनेस है। मगर ऐसी रिस्कीनेस में अगर पैसा बनाना है तो एक बाय एंड होल्ड अप्रोच, बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ द कंपनी को देके, मैनेजमेंट को देके अगर बाय एंड होल्ड करते हैं तो हमें अच्छा पैसा बन सकता है। अच्छा सर, वो आप थोड़े दिन पहले वो बता रहे थे, आपने एक फंड लॉन्च किया जो क्लोज एंडेड वाला है, नाम मैं भूल गया उसका, क्या नाम था वो? माइक्रो कैप, सेलेक्ट माइक्रो कैप। सेलेक्ट माइक्रो, वो बंद हो गया? बंद हो गया। कितना आया उसमें पैसा? उसमें करीबन 135 करोड़ है। अच्छा, राइट। अभी एक नया खुला है हमने, सेलेक्ट स्मॉल कैप। सेलेक्ट माइक्रो कैप से सेलेक्ट स्मॉल कैप, थोड़ा सा हमारा डेफिनेशन ऐसा है, माइक्रो कैप है 301 वाली स्टॉक जो है, अगर एनएसई में हम डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मार्केट कैप, तो 301 एंड बिलो को हम माइक्रो कैप समझते हैं। 300 से 3000 तक की नहीं, 301 से नीचे वाले सारे माइक्रो कैप। स्मॉल कैप को हम डिफाइन करते हैं 100 to 300। अच्छा, 100 से। तो मिड कैप क्या है फिर? मिड कैप होता है 51 to 100, 300, आई मीन 51 to 100 निफ्टी के बाहर वाले, बेसिकली निफ्टी के बाहर वाला मिड कैप। तो ये स्मॉल कैप जो है, तो 100 से 300 वाले ये आप स्मॉल कैप में लेंगे। ये कब से कब तक फंड खुला है आपका? ये अभी 11 तारीख तक की है, कल तक की है। 11 तारीख मतलब मंगलवार मंगलवार। अच्छा, तो और कितना लॉक इन पीरियड है इसका? इसका लॉक इन है 4 years। अच्छा, अभी ये सारे लॉक इन वाले क्यों ला रहे हैं सर आप? क्योंकि मार्केट की जो हालत है, जो राइजिंग ट्रेंड में है, अभी 2 तरह के मौका मिलते हैं। एक, आप जो घोड़ा अभी चल रहा है उसके ऊपर बैठो, वो जो अब कौन सी घोड़ी चल रही है, रूरल कंजम्पशन वाली। सही बात है, राइट। कंजम्पशन एक तरफ मानसून की अच्छी, एग्री इनपुट्स, रूरल फाइनेंसिंग, सो अब ये अगले 18-24 महीने तक ये घोड़ा चल रहा है। अभी सभी उसी घोड़े पे बैठेंगे तो क्या वो करता है कि अभी तो पिछले 1 साल में जो 30% रिटर्न दिया है, सब लोग सोचते हैं कि मेरे को 30 मिलता ही जाएगा। अभी अपॉर्चुनिटी कहां पे आती है? जहां पे आईटी, फार्मा, जहां पे अभी करेक्शन हो रहा है, उसको खरीदना। मगर जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा ना, अगर ओपन एंडेड फंड्स, डाइवर्सिफाइड में ज्यादा हम उसका एलोकेशन ले लेते हैं, तो हर रोज जो एनएवी जो नीचे गिरती है बेंचमार्क के खिलाफ या कंपटीशन के खिलाफ, तो ये प्रॉब्लम। मगर फंड मैनेजर्स को ये बिल्कुल सख्त पता है कि ऐसे सेक्टर्स जो कि बेसिकली इंडिया की इकोनॉमी से जुड़े हुए हैं, दे डेफिनेटली 3 to 4 years टाइम में अच्छा पैसा बनेगा। तो कैसा लोगों को एक
इंडिकेशन दे कि आप इस फंड के बारे में, इस सेट ऑफ स्टॉक्स के बारे में 3 साल के लिए आप देखिए मत। हम कितना भी मैसेजिंग पब्लिक में करें, लोग तो हर रोज रिपोर्ट कार्ड देखते हैं। तो एक क्लोज एंडेड लाने से क्या होता है कि एक उनकी सोच को हम हटा देते हैं और उसमें हम एक कॉन्सेंट्रेटेड ऐसे आउट ऑफ वैल्यू स्टॉक्स, वेल्थ क्रिएट होती है लोगों की। बिल्कुल सही, और आपने करके दिखाई भी। अच्छा ये बताइए, आप बार-बार रिपोर्ट कार्ड की बात कर रहे हैं, अब रिपोर्ट कार्ड सीजन शुरू हो रहा है अगले हफ्ते 11 तारीख से, क्योंकि आपके पास बड़ी रिसर्च टीम है, सही से आप जानते हैं कौन से सेक्टर्स अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं नंबर्स के लिहाज से, कौन से सेक्टर्स से आपको इस बार आशा कम है और एक्सपेक्टेशंस में वो बिल्ट इन भी आपने करना शुरू कर दिया है। कैसा रहने वाला है तिमाही? देखिए, थोड़ा जीएसटी का इम्पैक्ट इन दिस क्वार्टर के अर्निंग्स में दिखेगा 2 तरीके से। एक तो स्टॉकिंग, कई कंपनीज की बहुत छलान लगेगी सेल्स में, क्योंकि 30 जून के अंदर कितना सेल्स बिका जाए उसको करा जाए, तो उसमें एक बहुत शार्प। तो मेरा यही कहना है कि इस क्वार्टर के अर्निंग्स को देखिए मत। ओके, इस क्वार्टर में कमेंट्री को देखिए जो मैनेजमेंट बता रही है कि क्या हो रहा है, क्योंकि अगर प्योर अर्निंग्स को खाली हम नंबर्स के माफिक देखेंगे, किसी का बहुत गिरावट होगा, किसी का बहुत ज्यादा होगा, ऐसा नहीं कि जिसका ज्यादा है उसको जाके खरीदना है, क्योंकि उसने सब स्टॉक को पुश आउट किया है, तो उसका खाली एक पोस्टपोनमेंट ऑफ द परचेज या प्रीपोनमेंट हुआ है। ये 2 तिमाही के नतीजे क्या एक साथ करके देखना ज्यादा सही होगा, इस तिमाही के जो आएंगे और जो अभी इस समय तिमाही चल रही है, क्या ये सही तरीका होगा? यही सही तरीका होगा, बिल्कुल जो आपने कहा बहुत सही बात है। क्योंकि किसी के पहले अच्छे आ जाएंगे, किसी के बाद में अच्छे आएंगे, किसी के पहले खराब आएंगे, किसी के Exactly. ये 2 क्वार्टर तो किसी के समझ में आएगा नहीं हो क्या रहा है देश में। और ये वैसे भी और एक इस क्वार्टर में है कि ये है लास्ट क्वार्टर जिसमें हम इस साल के अर्निंग्स को डिस्काउंट कर रहे हैं। सही बात है, तो अगले क्वार्टर में फिर एकदम शिफ्ट होगा, तो ये एक बहुत सेंसिटिव क्वार्टर है, क्योंकि इसलिए मैंने कहा कमेंट्री, अगर आउटलुक कमेंट्री अच्छी है तो उसका वैल्यूएशन पी रेशो बढ़ने वाला है अगले क्वार्टर में, तो आपको ध्यान से। लेकिन उसमें एक दिक्कत है सर, हाँ, वो पहले भी सब लोग कह रहे थे कि 2017-18 वाला मामला ठीक हो जाएगा, अचानक से डिमोनेटाइजेशन आ गया तो लोगों को समझ में नहीं आया अब इसका क्या असर होगा। अच्छा, वो सोचे जब तक उससे संभले, अब जीएसटी आ गया, करेक्ट, तो फिर लोगों को अंदाजा नहीं लग रहा कि कंपनियों की कमाई कैसे होगी। तो उम्मीद करें कि अब अगले 3-6 महीने में और ऐसा कुछ ना आए जिससे अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाए और एक सर्जिकल स्ट्राइक ना आए नहीं तो फिर पता नहीं चलेगा कि 2019 की कमाई कैसी होगी, वो भी समझ में नहीं आने वाला लोग। मतलब ऐसा एनालिस्ट लोगों का काम भी इतना आसान नहीं है, बड़ा मुश्किल है। फिर भी मैं कहूंगा ना, ये डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी के कारण ही हम म्यूचुअल फंड ने अच्छे रिटर्न्स दिलवाने की एक क्यों करें, क्योंकि डिमोनेटाइजेशन के करेक्शन के टाइम में हमने जाके कंजम्पशन स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स खरीदे, क्योंकि हमें बताया कि अंडरलाइंग स्ट्रेंथ ऑफ कंजम्पशन है, मगर डिमांड का इतना डरावट था कंजम्पशन के ऊपर, तो पूरे के पूरे रिटर्न जो 1 साल का आप देख रहे हैं वो है कि जो कंजम्पशन में डरावट थी तब जाके हमने खरीदा। तो मेरे ख्याल में कंजम्पशन, डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी 2 एक अच्छे वेल्थ क्रिएशन के अपॉर्चुनिटीज थे, और आप डर रहे हैं कि और एक अपॉर्चुनिटी ऐसा ना आए, मगर एक्चुअली मैं सोच रहा हूं क्यों ना आए, एक पॉलिटिकल और मेरे लिए इकोनॉमिक नहीं, पॉलिटिकल के कारण अगर हम मार्केट करेक्ट होती है तो समझिए कि बिल्कुल चांदी, बिकॉज फंडामेंटल में कुछ इंपैक्ट नहीं हुआ है, खाली एक न्यूज फ्लो और एक सेंटिमेंट में हुआ है। ऐसे लॉन्ग टर्म फंड मैनेजर के लिए ये बहुत बढ़िया मौका है, तो और साइडलाइन में वेट करते हैं। नहीं, ये गिरावट फिर क्या कोई पाकिस्तान या चाइना की तरफ के डेवलपमेंट से आनी चाहिए जो आप देखना चाहते हैं? मेरे ख्याल में बेस्ट क्वालिटी ऑफ गिरावट होगी जब ये यूरोप में वो QE का जो फिर उससे जो FIS पैसा निकालते हैं, जो हॉट मनी जो निकलता है, मगर लॉन्ग टर्म FIS मनी टिके रहेगा, तब वो करेक्शन होती है जब डोमेस्टिक फंड्स जाके खरीदेंगे। अच्छा, तो इंटरनेशनल ये जो आपने QE की बात करी, अभी जो अमेरिका में कल देर रात तक नई चिंता हो गई कि जी अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ेंगी, बॉन्ड यील्ड्स भाग गई, ये क्या जेनेट येलेन ने सबको बिल्कुल हम कह सकते हैं बताकर रखा हुआ है, इससे ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, या आपको लगता है कि अमेरिका में भी अगर ब्याज दरें बढ़ती हैं तो दिक्कत भारत और इमर्जिंग मार्केट्स को हो सकती है? इस पर भी राय दीजिए सर। देखिए, ये अंडरलाइंग आपको भी कॉस्ट देखना चाहिए कि क्यों वहां पे वो QE का रोल बैक कर रहे हैं और क्यों रेट हाइक्स कर रहे हैं, क्योंकि उनको इन्फ्लेशन का डर है उनके देश में। इन्फ्लेशन का डर किस चीज के कारण आता है? क्योंकि उधर ग्रोथ की बढ़िया हो रही है, क्योंकि एडवांस कंट्रीज में GDP की ग्रोथ डिमांड ड्रिवन होती है, हमारे जैसे डेवलपिंग कंट्रीज में सप्लाई ड्रिवन होती है, राइट? जब डिमांड ज्यादा झक से ज्यादा बढ़ रही हो और उसके कारण इन्फ्लेशन बढ़ रही है और वो इंटरेस्ट रेट्स को राइज कर रहे हैं, यानी कि उनकी बेसिक इकोनॉमिक फंडामेंटल स्ट्रांग हो रही है। तो ऐसे स्टेट्स में क्यों डिमांड ड्रिवन है? क्योंकि उनके पास रिसोर्सेस की कमी है, उनके पास लोगों की कमी है, उनके पास जो लोग हैं वो बहुत हाई वेज में है। सही है। तो ऐसे एक मैं सोच रहा हूं कि ये आप कह रहे हैं कि इंडिया के लिए अच्छा है बुरा है, शायद स्टॉक मार्केट, शायद लार्ज कैप्स के लिए थोड़ा
ये स्किल्स कट हो सकते हैं, मगर इंडियन इकोनॉमी के लिए, हमारी मेक इन इंडिया प्रोग्राम के लिए, अल्टीमेटली सप्लाई करने के लिए ये बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है, एक लीड इंडिकेटर जो होता है, जो इंडिकेट करता है कि फ्यूचर में सिचुएशन अच्छी होगी। सुनील सुब्रमण्यम जी के साथ द बुल और जोड़ने की जरूरत है, हर गिरावट में देखिए खरीदारी करना चाहते हैं। नहीं, लेकिन बड़ी सेंसिबल है, ऐसा नहीं है मतलब हर कभी भी वो सावधान भी एकदम सही टाइम पे होता है। सही बात है, बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया सर, राइट, हमारे दर्शकों को पूरा पर्सपेक्टिव देने के लिए। और बाजार ने अच्छी शुरुआत की जाएगी, क्योंकि जिस तरह से ग्लोबल मार्केट से उसको देखते हुए हमने बुरी शुरुआत नहीं की, और मिड कैप शेयर तो अब भी हरे निशान में बने हुए हैं। पहला सौदा में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। जी आप कमोडिटी बाजार की ओपनिंग पूरा का पूरा एक्शन लेकर आएंगे। प्रियंका संभव इस छोटे से ब्रेक के बाद हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।